इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूरत से, जहां हजीरा इलाके में ओएनजीसी प्लांट में धमाके के साथ भीषण आग लग गई है। ओएनजीसी में लगी आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाकों में भी इसकी आवाज सुनाई दी। आग के भीषण होने का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ओएनजीसी के खुद का फायर सिस्टम होने के बावजूद बाहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत के हजीरा इलाके में ओएनजीसी प्लांट में ये बड़ा धमाका हुआ है और ओएनजीसी का खुद का फायर प्लांट होने के बाद बाहर से टीमें बुलाई गई हैं। मुंबई से भी टीम पहुंच रही है और ये जबरदस्त धमाका हुआ है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। ओएनजीसी हजीरा प्लांट जो है वहाँ पे अराउंड रात के 2:30 बजे के आसपास हाइड्रोकार्बन वेपर का क्लाउड नोट किया गया था और 3:05 के आसपास 3 कंसेक्यूटिव वहाँ पे ब्लास्ट हुए और आग की घटना हुई है। ओएनजीसी, एसएमसी और बाकी लोकल क्राइसिस ग्रुप, मतलब कि आजू बाजू की जो हजीरा बेड की इंडस्ट्री है, उनके फायर फाइटर्स सारे वहाँ पे हाजिर हैं। तहसीलदार, पुलिस, एसएमसी सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं फॉर लोकल असिस्टेंस। अभी तक कोई कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है और लोकल वहाँ पे गैस टर्मिनल के बाजू में ये आग लगी है। अभी ओएनजीसी के अधिकारी ये जो प्रेशराइज्ड गैस सिस्टम होता है उसको डीप्रेशराइज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो डीप्रेशराइजेशन की एक्टिविटी चल रही है। अभी आग का जो गिरावा है या आग का जो लोकेशन है वो ओएनजीसी प्लांट के अंदर है, ऑन साइट इमरजेंसी है, तो ये अभी तक बाहर ऑफ साइट इमरजेंसी में एस्केलेट नहीं हुआ है और वो अभी तक प्लांट की मर्यादा में सीमित है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी कृतेश पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृतेश, अभी की ताजा अपडेट बताइए आप। बिल्कुल फरहान, सूरत के हजीरा इलाके में मेरे पीछे आई हुई ओएनजीसी कंपनी में बीती रात 3:05 को एक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होने के चलते सूरत के करीबन 10 किलोमीटर के पूरे इलाके में लोगों को कंपन महसूस किया गया था। लोगों के खिड़कियों के कांच टूट गए थे। जिस तरह से मुंबई से 240 किलोमीटर लंबी लाइन सूरत के हजीरा इलाके में गैस की लाइन आ रही है, उसमें बीती रात को ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई थी। आग इतनी बड़ी थी कि लोग 50 किलोमीटर दूर से भी आग दिखी जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही प्रशासन की ओर से और खास करके ओएनजीसी कंपनी के आला अधिकारियों ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब आग कंट्रोल में है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, क्योंकि पूरी घटना में 3 से 4 लोगों के गुमशुदा होने की बात सामने आई थी, लेकिन कंपनी की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है आग कंट्रोल में है और अभी तक कोई गुम नहीं हुआ है। हालांकि जिस तरह से घटना थी, ऑटोमेटिक गैस प्लांट है, उसके एक चैम्बर में ब्लास्ट हुआ था जिसके चलते आग बड़ी थी। हालांकि ऑटोमेटिक वाल होने के चलते गैस लाइन ब्लॉक कर दी गई थी और धीरे धीरे जो गैस लाइन में गैस था वो खत्म होते ही आग कंट्रोल में आ चुकी है। हालांकि आग लगने के चलते मुंबई से ओएनजीसी के टेक्नीशियन की एक टीम सूरत आने के लिए निकल चुकी है, थोड़ी देर में सूरत पहुंचने वाली है। जिस तरह से ओएनजीसी खुद का दमकल है, आसपास की कंपनी और सूरत महानगर पालिका की दमकल की मदद से करीबन 3 या 4 घंटे की मेहनत और मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। जिस तरह से आग लगी है, माना जा रहा है करोड़ों रुपए के नुकसान सामने आ रहा है, मगर जिस तरह से आग लगी थी, आग के चलते पूरे सूरत और खास करके प्रशासन में एक चिंता का माहौल बना हुआ था, क्योंकि गैस लाइन थी और जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद आग लगी थी। करीबन आग की ज्वाला लोग 50 किलोमीटर दूर से देख रहे थे। अर्ली मॉर्निंग 3 बजे जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, जिससे कंपन के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, खिड़कियों के कांच टूट गए थे और लोग अपने टेरेस में पहुंचने के बाद जिस तरह से आसमान जाने ऑरेंज कलर में दिख रहा था, मतलब लोगों में काफ़ी डर था, लेकिन अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और प्रशासन ने पूरे मामले को में सामने आके बताया कि आग कंट्रोल में आ चुकी है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और राहत की बात यह है कि भले करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन इस आग पर काबू पा लिया गया है। कोरोना संकट के बीच जयपुर के लोगों को मेट्रो का डबल तोहफा मिला। एक तरफ 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद मेट्रो फिर से पटरियों पर दौड़ने लगी, तो दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद फूलों से सजी एक मेट्रो सुरंग में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच दौड़ती नजर आई। इसके चलने से पुराने शहर से बाहरी जयपुर का सीधा संपर्क जुड़ गया। 2 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो जिसकी शुरुआत आज से ही शुरू हुई है। अभी तक अंडरग्राउंड मेट्रो नहीं चल पा रही थी। मेट्रो में सफर के दौरान भी कई एहतियात बरते गए।
2 सीटों के बीच की सीट पर यात्री को बैठने से रोकने के लिए भी इंतजाम किए गए ताकि यात्रा के वक्त सभी के बीच जरूरी दूरी बनी रहे। स्टिकर्स लगा दिए गए जिससे कि यहाँ पर बीच में गैप रखे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। मेट्रो चलाने वाले ड्राइवर भी मुंह को मास्क से ढके दिखे, साथ ही वो चेहरा ढकने वाली शील्ड से भी खुद का बचाव करते नजर आए। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने आज एक्टर रकुल प्रीत और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी आज पहली बार एनसीबी पूछताछ करेगी। ड्रग्स मामले में अब तक रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा सहित अब तक 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इनमें कई ड्रग्स पैडलर भी शामिल हैं। इस सबसे पूछताछ में फिल्म इंडस्ट्री के कई चर्चित नाम भी सामने आ चुके हैं। एनसीबी इन सभी से पूछताछ करके फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन की तह में जाना चाहती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निंदा करने वाला एक बड़ा कारोबारी अब अपनी आगे की जिंदगी जेल में काटेगा। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक 69 साल के कारोबारी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सदस्य रह चुके रेन जेजांग को भ्रष्टाचार के आरोप में 18 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने एक लेख में शी जिनपिंग को जोकर बताया था और कोरोना वायरस पर सरकारी रवैये की आलोचना की। बताया गया कि इसके बाद उन्हें इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था और जुलाई में पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि रेन जेजांग ने जनता से रिश्वत ली और पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल भी किया। बताया गया कि रेन जेजांग ने भी पार्टी की सभी शर्तों को मानते हुए उन्हें मिली सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील करने से इनकार कर दिया। ड्रग्स केस की जांच कर रही है एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। दीपिका को कल जबकि श्रद्धा और सारा से 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा और सारा से पहले मुंबई एनसीबी की टीम फिर से दिल्ली एनसीबी की टीम से पूछताछ करेगी और दोनों पूछताछ मुंबई के एनसीबी मुख्यालय में ही होगी। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में सेना ने 60वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। ये जश्न इसलिए अहम है क्योंकि पिछले महीने सेना ने तख्ता पलट करके वहां के राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल कर दिया था और 1 महीने तक सेना ही माली की सत्ता पर काबिज थी। ऐसे में राजधानी बमाको में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रखे गए कार्यक्रम में एक तरह से सेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। उसकी अलग अलग रेजिमेंट के जवानों की टुकड़ियां मार्च करती नजर आईं। हालांकि कोरोना से बचाव के लिए जवान तो मास्क पहने दिखे, लेकिन परेड देखने पहुंची जनता में किसी का चेहरा ढका नजर नहीं आया। सेना के एक महिला दस्ते ने भी परेड में हिस्सा लिया। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। कोरोना की वजह से रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। 11 सितंबर को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। केंद्रीय मंत्री के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलकर प्रयागराज हाईकोर्ट करने की मांग की गई थी। चीन से जारी तनातनी के बीच रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि भारत में बनी इस मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। इस परीक्षण में मिसाइल से 3 किलोमीटर दूर टारगेट को नेस्त नाबूद किया गया और इस परीक्षण के लिए डीआरडीओ ने अर्जुन टैंक का इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि यह मिसाइल आधुनिक तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से निशाना बना सकती है। यही नहीं, इससे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने इस मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ को बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि भारत हथियारों के आयात पर निर्भरता को कम करने में जुटा हुआ। ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए एनसीबी ने दीपिका और श्रद्धा कपूर, सारा अली खान को समन भेजा है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद अब कंगना रनौत का एक ट्वीट भी चर्चा में आ गया है। कंगना के इस ट्वीट को इन अभिनेत्रियों को भेजे गए एनसीबी के समन पर प्रतिक्रिया माना जा रहा है। हालांकि कंगना ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है। कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि आखिरकार पहली बार फिल्म जगत के माफिया सोच रहे होंगे कि काश सुशांत को मारा ना गया होता और कंगना को मजबूर किया ना गया होता। पहली बार वो अपनी क्रूरता, दूसरों को दुख पहुंचाकर खुश होने वाली प्रवृत्ति और चुप्पी पर पछतावा कर रहे हैं। पहली बार वो अफ्रीकी देश कैमरून में राष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष ने एक रैली की। वहां की कई विपक्षी पार्टियां लंबे वक्त से राष्ट्रपति पॉल बिया के 40 साल से चले आ रहे शासन को खत्म करने की मांग कर रही हैं, जिसके लिए एक बार फिर उन पार्टियों से जुड़े लोग और समर्थक कैमरून के सबसे बड़े शहर डुआला की सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया।
इस रैली में शामिल कई लोग पैदल चल रहे थे, जबकि कई लोग बाइकों पर बैठकर मार्च करते नजर आए। इन लोगों ने वहां जमकर नारे भी लगाए। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही वहां भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और लोगों को शांत कराने लगा। पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके बाद धीरे धीरे सभी प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। यूपी के कौशाम्बी में सड़क पर गिरी मछलियों को लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। बताया गया कि वहां एक ट्रक इन मछलियों को लेकर गुजर रहा था, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ने से कई मछलियां सड़क पर गिर गई, जिसके बाद इलाके के लोग तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने सड़क पर गिरी मछलियों को समेटना शुरू कर दिया। सड़क पर गिरी मछलियों को पकड़ने के लिए कोई कपड़े का थैला लेकर पहुंचा तो किसी के हाथ में पॉलिथीन बैग नजर आया। कुछ ऐसे लोग भी दिखे जिन्होंने अपने गमछे में ही मछलियों को भरना शुरू कर दिया, जिसके हाथ जितनी मछलियां आई वो उतनी लेकर वहां से चलता बना। मछलियों की लूट के दौरान कुछ देर तक वहां जैम के हालात भी बन गए। वहां से गुजरने वाली गाड़ियां हॉर्न बजाती रहीं, लेकिन मछलियों को उठाने में मशगूल लोगों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। करीब आधे घंटे तक सड़क पर मछलियों को लूटने की होड़ मची रही। उत्तराखंड के कुमाऊं में 6 महीने बाद पर्यटकों के मनोरंजन के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू हो गए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मार्च में ही उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिन्हें वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके बाद पर्यटक वहां जुटने लगे। एक आदमी पैराशूट से लटकते हुए कई मीटर की ऊंचाई पर आसमान में उड़ता दिखा। हालांकि इससे पहले उसके हेलमेट और दूसरी चीजों को सैनिटाइज किया गया। थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कम हुई, उसके बाद से फिर मैंने कहा ये जरूर एंजॉय करना चाहिए। वहां पहुंचे लोगों में कोई जिप लाइन यानी तार की मदद से भी इधर उधर जाने की सुविधा का लुत्फ उठाता दिखा, तो किसी ने दूसरी चीजों में मनोरंजन ढूंढ निकाला। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दोबारा शुरू होने पर उनसे कमाई करने वालों के चेहरे भी खिल गए। पैराग्लाइडिंग बंद थी तो रोजी रोटी में संकट आया था, कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं। कोरोना संकट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाने के लिए उन्हें कई ऑफर देने भी शुरू कर दिए गए। मध्य प्रदेश के सीएम ने प्रधानमंत्री को किसानों का मसीहा बताया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया और इस बिल का विरोध करने वालों की नीयत पर सवाल उठा दिए। साथ ही उन्होंने कृषि बिल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। एक जो कृषि विधेयक आए हैं वो किसानों के लिए वरदान है। राज्यसभा में पिछले दिनों हुए हंगामे के बीच मानसून सत्र समय से पहले खत्म कर दिया गया। इसके लिए कोरोना के खतरे को वजह बताया गया। पहले ये सत्र 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन अब इसे करीब 1 हफ्ते पहले ही खत्म कर दिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने एक मकान में घुसकर लूटपाट की। इन बदमाशों ने पहले घर में मौजूद लोगों को हथियार दिखाकर बंधक बनाया और फिर लाखों का सामान लूटकर भाग गए। संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में लूटपाट से नाराज कुछ व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना विरोध जताया। एक दिन पहले कुछ बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मारकर लूटपाट की थी। इस घटना के बाद इस घायल व्यापारी की हालत गंभीर है। इसमें जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है और जो अन्य साक्ष्य को संकलित करा जा रहा है और जो साक्ष्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिट इंडिया संवाद करेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरा होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विराट कोहली, मिलिंद सुमन समेत देश भर में फिटनेस के लिए जागरूक करने वाले लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आहार विशेषज्ञ ऋतुजा दिवेकर, पैरालंपियन स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, जम्मू और कश्मीर की महिला फुटबॉलर अफशा आशिक से भी बात करेंगे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोरोना संकट के बीच आयरलैंड के डबलिन के बाहर कई पबों को खोल दिया गया। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद से ही वहां देश भर के पब बंद थे, जिनके खुलते ही लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पब के अंदर बैठकर शराब पीने के साथ गपशप लगाते नजर आए, तो कुछ लोग पब के बाहर शराब का मजा लेते दिखे। महीनों तक घरों में कैद रहने के बाद वहां पहुंचे लोग काफी सुकून में दिखे, जबकि ग्राहकों के लौटने से पब कर्मचारियों ने भी काफी खुशी जताई। हालांकि महामारी को देखते हुए पब के कर्मचारी वहां साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते नजर आए। वियतनाम से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें अचानक आए तूफान की चपेट में कई बाइक सवार आ गए। इस तूफान से पहले वहां काफी देर तक बारिश भी हुई थी और बारिश थमने के बाद लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए घरों से बाहर निकल पड़े। लेकिन अचानक आए तूफान ने उन लोगों को बुरी तरह से डरा दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि सड़क पर मोटरसाइकिलों में सवार कुछ लोग खड़े थे। फिर अचानक इतनी तेज हवा चली कि सभी लोग अपनी मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर पड़े।
एक आदमी तो डर के मारे अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद हवा की रफ्तार थोड़ी कम हुई तो लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें उठानी शुरू कर दी। इस तूफान में वहां खड़े लोगों को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बताया गया कि अचानक आए इस तूफान ने वियतनाम के कुछ इलाकों में मकानों को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग पिता को सड़क पर घसीटने के आरोप में उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों बेटे अपने पिता को सड़क पर घसीटते दिखाई दिए। एक ने दोनों हाथ पकड़ रखे थे तो दूसरा उनके पैरों को पकड़कर घसीटता नजर आया। इस दौरान कुछ महिलाएं और बच्चे भी उनके साथ चलते दिखाई दिए। उस सड़क पर आसपास कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने या बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। दोनों बेटों ने काफी दूर तक अपने पिता को यूं ही घसीटा। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया। यूरोप के देश बेलारूस में राष्ट्रपति चुनावों के बाद से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग पर हजारों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर सभी लोगों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ काफी देर तक प्रदर्शन किया। मिन्स्क के विक्ट्री पार्क इलाके में जुटे इन प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने के लिए तुरंत ही भारी पुलिस बल भी वहां पहुंचा और लंबी कतार बनाकर उसने लोगों को पीछे करने की कोशिश की। लोग नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। एक एक कर कई लोगों को जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। हिरासत में लिए गए कई लोगों में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल रहीं। पुलिस की कार्रवाई से भड़के लोगों ने प्रदर्शन तेज किया तो उन पर पानी की बौछार कर वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई। विक्ट्री पार्क के अलावा मिन्स्क के कई इलाकों में बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई, जबकि ज्यादातर जगहों पर लोगों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। के कई जिलों में बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका देखने को मिला। राज्य में 21 सितंबर से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन इस महामारी की वजह से सरकार ने फिलहाल उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी। जिसके बाद कोरिया जिले में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल टीचर खुद उनके बीच पहुंच गया, क्योंकि पिछड़ा इलाका होने की वजह से गांव में ज्यादातर बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। ऐसे में ऑनलाइन क्लास संभव नहीं थी, लिहाजा उस स्कूल टीचर ने अपनी मोटरसाइकिल में टेलीविजन बांध दिया। उसे चलाने के लिए उसने स्कूल का इन्वर्टर भी साथ ले लिया। इसके जरिए उसने बच्चों को घूम घूम कर पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई के साथ उसने बच्चों को कार्टून फिल्में भी दिखाई ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई से जुड़ सकें। बालोद जिले में भी बच्चों को पढ़ाने की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। वहां के एक टीचर ने बच्चों को एक जगह बुलाकर पढ़ाने के बजाय लाउडस्पीकर का सहारा लिया, ताकि बच्चे अपने घरों में ही बैठकर उसकी आवाज सुनकर पढ़ाई कर सकें। कौशाम्बी में मछलियों की लूट मच गई। यूपी के कौशाम्बी में एक ट्रक से कई मछलियां सड़क पर गिर गईं, जिसके बाद लोगों में वहां मछलियां उठाने की होड़ मच गई। बताया गया कि मछलियों से भरा ये ट्रक कानपुर जा रहा था, जो रास्ते में अचानक बेकाबू हो गया। इस हादसे की वजह से कई मछलियां सड़क पर गिर गईं और इसके बाद वहां मछलियों की लूट शुरू हो गई। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चीन से जारी तनाव के बीच उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर सेना ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय जवान सीमा पर पूरी मुस्तैदी से डटे दिखे और चीन की हर चाल का माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। उत्तरकाशी में चीन की सीमा से लगे चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया और वहां पर बड़ी संख्या में जवानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। सेना की गाड़ियों का काफिला भी बड़े पैमाने पर वहां नजर आया। मालवाहक विमानों से हथियार और गोला बारूद भी भरपूर मात्रा में पहुंचाया जा रहा है। वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर वहां चीन से लगी सीमा के चक्कर लगाता भी नजर आया। ये भी खबर है कि उत्तरकाशी से नीलोंग घाटी के लिए रसद, बोफोर्स तोपें और जो असला है वो पहुंचाया जा रहा है। भारतीय फौज सीमा के पास चीन की हर एक चाल पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अगर उस ओर से कोई भी जुर्रत हुई तो उसका माकूल जवाब देने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। किसी की हिम्मत नहीं, किसी देश की, चाइना की भी कि भारत की तरफ फूटी आंख भी देख सके। हमारी सेना तैयार है, हमारी फौज तैयार है। उत्तरकाशी की 117 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ लगी है, जहां अब तक आईटीबीपी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था, पर अब वहां सेना के जवानों ने भी कमान संभाल ली है। रूस के साथ 10 देशों की सेनाओं के अभ्यास के जवाब में अमेरिका की सेनाओं ने यूक्रेन और ब्रिटेन की सेनाओं के साथ अभ्यास किया। तीनों देशों की सेनाओं के इस अभ्यास को रूस के खिलाफ अमेरिका की खेमेबंदी माना जा रहा है।
क्योंकि जिस वक्त रूस की सेना 10 देशों की सेनाओं के साथ अभ्यास कर रही है, उसी वक्त अमेरिका ने भी यूक्रेन और ब्रिटेन के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। इन साझा अभ्यास में तीनों देशों की जल, थल और वायु सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। अमेरिकी सैनिकों ने गोलियां दागकर दुश्मनों से निपटने का अभ्यास किया, तो ब्रिटेन की नेवी ने भी पानी के रास्ते दुश्मन को चकमा देने की नीति का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, इस अभ्यास में तीनों देशों के लड़ाकू विमान भी नजर आए, जिन्होंने युद्ध जैसे हालात से निपटने का काफी देर तक अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान मुश्किल हालात और कम वक्त में नदी के ऊपर पुल बनाकर सेना की गाड़ियों को भी गुजारा गया। साथ ही एक खुले मैदान में दुश्मन के नकली ठिकानों पर कई टैंक भी गोले बरसाते नजर आए। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद रहे और सेना के बड़े अधिकारियों से अभ्यास की जानकारी ली। खबर है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने एलजेपी को 25 सीटों का ऑफर दिया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने सीट बंटवारे की लक्ष्मण रेखा खींच ली है और वो एलजेपी को 25 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। खबर है कि चिराग पासवान के रुख से बीजेपी खुश नहीं है, क्योंकि वो एलजेपी की सीटों के मुद्दे पर धमकी भरे लहजे में बात कर चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 42 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन इस बार उसे पहले 20 से 22 सीटों का ऑफर दिया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। इन सभी पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का शक जताया गया। जिन अलग अलग इलाकों में यह हत्या की गई, उनमें बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में एक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। साथ ही उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। यूपी के आगरा में 2 साल के एक बच्चे को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया गया। इसका आरोप 12 साल के एक बच्चे पर लगा। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रेन के ड्राइवर ने यह सब देख लिया और समय पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, लेकिन बच्चा ट्रेन के इंजन के नीचे फंस गया, जिसके बाद ड्राइवर ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नेपाल के काठमांडू में कुछ लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने चीन के ऊपर नेपाल की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। इन लोगों का दावा है कि चीन लगातार सीमा पर ऐसी हरकतें कर रहा है। यही नहीं, उसने वहां सेना के लिए कुछ मकान भी बना लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीनी सीमा से सटे तमाम इलाकों में बने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक बने कई पुलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन सभी पुलों का निर्माण बीआरओ ने किया है। इन पुलों में जम्मू कश्मीर में 10, लद्दाख में 7, हिमाचल प्रदेश में 2, पंजाब में 4, उत्तराखंड में 8, अरुणाचल प्रदेश में 8 और सिक्किम में 4 ब्रिज शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री तवांग को जाने वाले रास्ते पर नेचिपू टनल का भी आधारशिला रखेंगे। बिहार के सीवान से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग एक नाबालिग को चोरी के आरोप में पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटते दिखाई दिए। आरोप है कि उस लड़के ने एक दुकान से चोरी की और वहां से भागने लगा, जिसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में कुछ लोग आरोपी को रस्सी की मदद से पेड़ पर उल्टा लटकाते दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने एक डंडी से एक एक कर उसे खूब मारा। पेड़ से बंधा वो नाबालिग लगातार गुहार लगाता रहा कि उसे छोड़ दिया जाए। उसने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। मारपीट के दौरान आरोपी दर्द से कराहता रहा, लेकिन लोगों ने उससे मारपीट जारी रखी। शोर शराबा सुनकर इलाके के कुछ लोग वहां जुट गए, जिन्होंने मारपीट कर रहे लोगों को रोका और नाबालिग को नीचे उतरवाया। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। सुरेश अंगड़ी 65 साल के थे। बेलगावी से चौथी बार सांसद रहे अंगड़ी पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिनका कोविड-19 महामारी की वजह से निधन हुआ है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेश अंगड़ी के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रिकॉर्ड 10 बार पहुंचने वाले नेपाल के पर्वतारोही रीता शेरपा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने साल 1983 से लेकर 1996 तक 10 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया था और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वो दुनिया के इकलौते पर्वतारोही। खास बात यह कि रीता शेरपा ने हर बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। यही वजह रही कि उन्हें स्नो लेपर्ड नाम से भी जाना जाता था। उनके इस रिकॉर्ड को 2017 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की अटकलें।
बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गईं। सुशांत केस में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी मर्जी से अपना पद छोड़ दिया, यानी उन्होंने वीआरएस ले लिया, जिसके बाद उनके सियासत में आने की अटकलें लगने लगी। हालांकि खुद गुप्तेश्वर पांडे ने इस पर सस्पेंस बरकरार रखा। हमने अभी तय नहीं किया है, पार्टी तो बाद में तय करेंगे, पहले चुनाव लड़ने का तय करेंगे तब ना पार्टी तय करेंगे। लेकिन आरजेडी ने उन पर खुलकर हमला किया और उनके पद छोड़ने के फैसले को सियासत से जोड़ दिया। वो तो केवल नाम का वर्दी पहने हुए थे, वो तो अंदर से पॉलिटिक्स बाज हो गए थे। केरल में एक महिला अपने बच्चों के इलाज के लिए अपने शरीर के अंग बेचने को तैयार हो गई। इस महिला के बेटे और बेटी का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और अस्पताल के लगातार बढ़ रहे बिल से परेशान होकर इसने अपने शरीर के अंग बेचने की पेशकश कर दी। हालांकि परेशान महिला की जानकारी मिलते ही केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू में कुछ सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य सरकार से पंजाबी भाषा को भी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की। पशुओं की तस्करी के मामले में सीबीआई ने देश भर में छापेमारी की। ये छापेमारी कोलकाता, गाजियाबाद, अमृतसर और रायपुर समेत 10 जगहों पर हुई। इस मामले में सीबीआई के निशाने पर एक बीएसएफ का पूर्व अधिकारी भी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में एक और बीजेपी सरपंच की आतंकियों ने हत्या कर दी है। केबीडीसी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की आतंकियों ने उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि आतंकियों द्वारा एक के बाद एक बीजेपी प्रतिनिधियों को निशाना बनाया गया है। बीते कुछ महीनों के दौरान कई बीजेपी सरपंचों की या तो हत्या हुई है या फिर उन पर हमले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक चीनी मिल में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मचता दिखा। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वो मगरमच्छ पानी की टंकी में पहुंच गया, जिसे देखते ही चीनी मिल के कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और उस मगरमच्छ को पानी की टंकी से निकालने में जुट गए। हालांकि वो बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे बाहर निकालने में पूरी सावधानी बरती गई। सबसे पहले उसके जबड़े में रस्सी फंसाई गई और फिर धीरे धीरे उसे टंकी से बाहर निकाला गया। बाहर निकालते ही उसे एक बोरे में डाल दिया गया। तब जाकर मिल के कर्मचारियों की जान में जान आई। बताया गया कि पकड़े गए मगरमच्छ को नदी में ले जाकर छोड़ दिया गया। यूपी में भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने 16,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी पूरी कर ली। 5,000 से ज्यादा पदों के लिए 19 और 20 दिसंबर को परीक्षा होगी। इसके अलावा विभाग में 9,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी तेज हो गई। यूपी के रामपुर में पुलिस ने एक गांव में छापेमारी की और नकली नोट छापने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से 51,000 से ज्यादा के नकली नोट जब्त किए गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर समेत 7 बड़ी हस्तियों को समन भेजा। इन सभी लोगों को अगले 3 दिन में बयान दर्ज करवाना होगा। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि एनसीबी ने पूछताछ के लिए अपने समन में दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को बुलाया है। उसी दिन दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ होगी। इस बीच पता चला है कि समन मिलते ही दीपिका पादुकोण ने अपने 3 वकीलों से इस बारे में बात की, जिसके अगले दिन यानी कि 26 सितंबर को श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ होगी। जबकि रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को कल यानी 24 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होना होगा। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत और सिमोन जैसी अभिनेत्रियों को सम्मन जारी कर दिया है और इनसे बारी बारी से अब एनसीबी पूछताछ करेगी। एनसीबी ने इन तमाम अभिनेत्रियों से पूछताछ के लिए एक लंबी सवालों की फहरिस्त भी तैयार की है। आने वाले दिनों में इन तमाम अभिनेत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बुधवार को लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन टैंक से फायर किया गया था। इस टैंक के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया। डीआरडीओ की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के सीएम आवास के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने मंदिर में चोरी की घटना पर विवादास्पद बयान दे दिया, जिसके विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के आवास के बाहर खूब हंगामा किया। उन्होंने विवादास्पद बयान देने वाले मंत्री के इस्तीफे की मांग की और धरने पर बैठ गए। सीएम आवास के बाहर हंगामा बढ़ने लगा तो वहां पहले से मौजूद पुलिस ने भी कार्रवाई करने में देरी नहीं की, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हटाने में उनके भी पसीने छूट गए। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में नजर आए।
कुछ कार्यकर्ता तो विवादास्पद बयान देने वाले मंत्री की तस्वीर पर चप्पल बरसाते भी दिखाई दिए। बाद में पुलिस एक एक कर सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाती दिखी। जो कार्यकर्ता आसानी से नहीं हटे, उन्हें पुलिस वाले उठाकर गाड़ी में ले जाते नजर आए। पंजाब सरकार ने कोरोना टेस्ट की कीमतें घटा दी। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना टेस्ट की कीमत घटाकर 1600 रुपए कर दी। सरकार ने निजी लैबों को लोगों से तय की गई कीमत ही वसूलने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में फिर थाना समाधान दिवस शुरू करने का निर्देश दिया गया। इसका आयोजन महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को होगा, जिसमें शामिल फरियादियों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सभी को कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की हिदायत दी। अमेरिका के कई देशों से चल रहे तनाव के बीच रूस बड़ी खेमेबंदी में जुटा है। वो अपने यहाँ चल रहे एक बड़े सैन्य कार्यक्रम में चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे मुल्कों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिसकी सामने आई तस्वीरों में जल, थल और वायु सेनाएं अपना दमखम दिखाती नजर आईं। टैंक, ट्रक, पानी के जहाज और एक से बढ़कर एक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर मिलिट्री ड्रिल में शामिल दिखे। युद्ध अभ्यास में बेहद आधुनिक हथियारों की नुमाइश देखने को मिली। एक टैंक तो समंदर में उतरता दिखा। चीन के जवान रूसी सेना से जंग के मैदान में दुश्मन से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा करते भी नजर आए। दावा है कि रूस में 26 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में करीब 80,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास कर रही है। हिंद महासागर में हो रहे सैन्य अभ्यास का आज दूसरा और आखिरी दिन है, जहां दोनों देशों की सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल, विमान विरोधी ड्रिल और हेलीकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज के साथ अभ्यास कर रही है। जून से अब तक ये भारतीय नौसेना की चौथी अहम सैन्य ड्रिल है। इससे पहले अमेरिका, जापान और रूस के साथ ठीक ऐसा ही नौसैनिक अभ्यास पूरा किया जा चुका है। रिलायंस रिटेल में एक और बड़े निवेश का ऐलान हुआ। इस बार अमेरिकी कंपनी केकेआर ने रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जिसके बदले कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.28% की हिस्सेदारी मिलेगी। इस डील के बाद आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल में केकेआर का स्वागत किया। उन्होंने केकेआर को शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाला साझेदार बताया। अमेरिकी कंपनी केकेआर का रिलायंस में यह दूसरा निवेश है। इससे पहले रिलायंस जियो में भी वो निवेश कर चुकी है। सिल्वर लेक के बाद रिलायंस रिटेल में निवेश करने वाली केकेआर दूसरी कंपनी। सूरत में ओएनजीसी प्लांट में आग लग गई। सूरत में ओएनजीसी कंपनी में धमाके के बाद आग लग गई। बताया गया कि ये धमाका इतना जबरदस्त था जिसे कई इलाकों में महसूस किया गया। आग लगने की खबर मिलने के बाद तुरंत दमकल की कई गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच गईं। यूपी के मुरादाबाद में कुछ छात्रों और उनके माता पिता ने मशाल जुलूस निकाला और कोरोना संकट की वजह से स्कूल फीस माफ करने की मांग की। कोरोना संकट के बीच रूस की राजधानी मॉस्को के पास छठे फायरवर्क्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस बार आतिशबाजी का यह कार्यक्रम दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत के नाम रहा, जिसकी चमक मीलों दूर से ही नजर आई। एक साथ इतने पटाखे छोड़े गए कि पूरा आसमान जगमगा उठा। एक बार पटाखे चलने शुरू हुए तो फिर आतिशबाजी ने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। हालांकि कोरोना का असर इस कार्यक्रम पर भी पड़ा। वैसे तो दुनिया भर के देशों से कई टीमें रूस में जलवा दिखाने पहुंचती थीं, लेकिन 6 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब फेस्टिवल में सिर्फ रूस की ही टीमें शामिल हुईं। और तो और जिस शानदार नजारे को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ लग जाती थी, इस बार उसे दर्शक ही नसीब नहीं हुए। टीवी पर ही कार्यक्रम दिखाया गया। चीन के साथ दुनिया के बिगड़ते संबंधों के बीच रूसी नौसेना के जहाजों ने कैस्पियन सागर में चीन, पाकिस्तान, बेलारूस और ईरान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास सोमवार को हुआ था, जो 26 सितंबर तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास के तीसरे दिन समंदर किनारे रूस की सेना की टुकड़ियां, टैंक और हेलीकॉप्टर भी उतरते नजर आए। सैन्य अभ्यास में रूस के करीब 80,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से पैर पसारते कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ा दी। सरकार अब अलग अलग इलाकों में बूथ लगाकर और मोबाइल वैन के जरिए कोरोना की जांच कर रही है, जिसका मकसद ऐसे लोगों की पहचान करना है जो कोरोना की चपेट में तो हैं, लेकिन उनमें इस बीमारी के मामूली लक्षण हैं या लक्षण नहीं है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने स्पेशल सर्वेलेंस ग्रुप बनाया है, जो अलग अलग इलाकों में बूथ लगाकर कोरोना की जांच कर रहा है। दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर भी इस तरह का एक बूथ लगाया गया है, जहां रोजाना 200 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए कोरोना की जांच की जाती है और इस जांच के नतीजे 30 से 40 मिनट में ही आ जाते हैं। हम मौजूद है दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन में और यहाँ आप देखेंगे कि रैपिड टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है।
इस टेस्ट के लिए नाक से स्वैब लिया जाता है और वायरस में पाए जाने वाले एंटीजन का पता लगाया जाता है। लगभग 200 के अराउंड टेस्टिंग हो रही है और अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो 200 में लगभग 6 से 7 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। शादीपुर ही नहीं, दिल्ली की केशवपुर सब्जी मंडी के बाहर भी कोरोना की जांच की जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए इन बूथों पर कोई भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकता है। इसके लिए उसे अपने घर का पता और दूसरी जानकारी देनी होती है। अगर टेस्ट में कोई शख्स पॉजिटिव आता है तो स्वास्थ्य विभाग उससे संपर्क करता है और दावा है कि तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह भी दी जाती है। एनसीबी की जांच का दायरा और बड़ा है। 2 टीवी कलाकारों अबिगेल और सनम जौहर से एनसीबी पूछताछ करेगी। पकड़े गए ड्रग्स पैडलर ने एनसीबी की पूछताछ में अबिगेल और सनम जौहर का नाम लिया था, जिसके बाद एनसीबी ने दोनों को समन जारी कर पूछताछ की। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल मामले में ये नाम सामने आने के बाद इनसे पूछताछ की और रोजाना चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच कर रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच मुंबई के नायर अस्पताल का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से अस्पताल के कई हिस्सों में पानी भरा दिखा। मुंबई के नायर अस्पताल को पूरी तरह से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारी बारिश की वजह से अस्पताल में भूचाल आ गया। अस्पताल के कोरोना वार्ड में पानी भरने की वजह से अफरा तफरी मच गई। दवाओं के डिब्बे और दूसरा सामान वार्ड में इधर उधर तैरता दिखा। हालांकि अस्पताल में पानी भरने के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने काम को रुकने नहीं दिया और कोरोना मरीजों की भी हिम्मत बढ़ाई गई। लगातार हुई बारिश की वजह से अस्पताल के बाहर भी पानी भरा नजर आया, जिसकी वजह से अस्पताल आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूरत से, जहां हजीरा इलाके में ओएनजीसी प्लांट में धमाके के साथ भीषण आग लग गई है। ओएनजीसी में लगी आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाकों में भी इसकी आवाज सुनाई दी गई। आग के भीषण होने का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ओएनजीसी का खुद का फायर सिस्टम होने के बावजूद बाहर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। ओएनजीसी हजीरा प्लांट जो है वहाँ पे अराउंड रात के 2:30 बजे के आसपास हाइड्रोकार्बन वेपर का क्लाउड नोट किया गया था और 3:05 के आसपास 3 कंसेक्यूटिव वहाँ पे ब्लास्ट हुए और आग की घटना हुई है। ओएनजीसी, एसएमसी और बाकी लोकल क्राइसिस ग्रुप, मतलब कि आजू बाजू की जो हजीरा बेड की इंडस्ट्री है, उनके फायर फाइटर्स सारे वहाँ पे हाजिर हैं। तहसीलदार, पुलिस, एसएमसी सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं फॉर लोकल असिस्टेंस। अभी तक कोई कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है और लोकल वहाँ पे गैस टर्मिनल के बाजू में ये आग लगी है। अभी ओएनजीसी के अधिकारी ये जो प्रेशराइज्ड गैस सिस्टम होता है उसको डीप्रेशराइज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो डीप्रेशराइजेशन की एक्टिविटी चल रही है। अभी आग का जो गिरावा है या आग का जो लोकेशन है वो ओएनजीसी प्लांट के अंदर है, ऑन साइट इमरजेंसी है, तो ये अभी तक बाहर ऑफ साइट इमरजेंसी में एस्केलेट नहीं हुआ है और वो अभी तक प्लांट की मर्यादा में सीमित है। हम मगदला में रहते हैं और जैसे सो रहे थे तो एज यूजुअल जैसे अचानक आवाज़ आई धमाके से, बहुत ज़ोर से विस्फोट हुआ। हमने बाहर जाके देखा तो जैसे ओएनजीसी में ना बहुत बड़ा धमाका दिख रहा था, आग भी फैल रही थी वैसा वैसा, और बहुत सारी बिल्डिंग भी जग गई थी और फिर बस सब बच्चे भी डर गए थे ऐसा सब। कितने बजे के बाद? 3:15 आसपास होगा, 3:15। हमको रात को 3 बजे के करीब एक जोर से आवाज़ आया, धमाका हुआ। धमाका होने के साथ हम लोग बाहर जग गए, सब लोग गांव वाले, और बाहर देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि ओएनजीसी में आग लगी है। ओएनजीसी में आग लगते ही सबको गांव में पूरा डर का माहौल सा छा गया है और उसके बाद हम लोग देखने आए कि क्या है, तो देखने के आने के बाद इधर पता चला कि यहाँ पे गैस टर्मिनल में एक आग लगी हुई है और आग की ज्वालाएं निकलती हुई है। कितने लोग अंदर फंसे होंगे, कैजुअलिटी कुछ अंदाज? क्योंकि आप लोकल है यहाँ के, आपके इलाके के लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अंदर काम तो करते हैं, अभी एग्जैक्टली हमको भी पता नहीं है, लेकिन अंदर से कम 50-60 आदमी काम करते ही है और प्लांट इतना बड़ा है तो इतना आदमी तो रहते ही रहते हैं। सूरत के हजीरा इलाके में आई हुई ओएनजी गैस कंपनी में अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे अचानक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होते ही लोगों में डर का माहौल था, क्योंकि भूकंप जैसी परिस्थिति का निर्माण हो गया था। लोगों के खिड़कियों के कांच
भी फूट गए थे। दृश्य देख रहे हैं जिस तरह से मुंबई से सूरत तक आने वाली जो लाइन है वो लाइन में ब्लास्ट होने के बाद आग लगी थी। हालांकि आग लगी वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर आपको आग की तीव्र ज्वाला दिख रही है। यहाँ से ज़्यादातर गैस हवा में जलाया जाता है, मगर जिस तरह से फ्लेम है, फ्लेम करीबन 20-30 नहीं पर 50 किलोमीटर दूर से दिख रही है। लोगों में एक डर का माहौल है। अर्ली सुबह घटना होने के बाद बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कितने लोग यहाँ आ रहे हो उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना है। ये मजदूर है। भैया आप लोग कहाँ कंपनी में काम करते हो? IOC बोटिंग प्लांट। कितने बजे हुआ, क्या देखा आपने? हम लोग 3 बजे देखे हैं। फिर 3 बजे देखे हैं, आवाज़ हुआ है, इसके बाद हम लोग भाग आए हैं। बिल्कुल, जो मजदूर है वहाँ नज़दीक की और एक कंपनी में काम कर रहे थे, वो लोग भी वहाँ से भाग गए क्योंकि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है पूरे सूरत शहर में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। सूरत के हजीरा इलाके में आई ONGC गैस कंपनी में अर्ली मॉर्निंग 3 बजे जिस तरह से ब्लास्ट के बाद आग लगी है, देखते ही देखते दृश्य देख रहे हैं आप। ONGC का मेन गेट है, यहाँ से लगातार मूवमेंटें हो रही है। दमकल की गाड़ियाँ जा रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जा रही है, एम्बुलेंसें जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी इंजर आदमी को बाहर नहीं ला गया। आप सीधा दृश्य देख रहे हैं, जो रास्ता है यहाँ पे पानी गिरा है, मतलब दमकल यहाँ से लगातार पानी लेके अंदर जा रही है। आग पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुंबई से सूरत आने वाली 240 किलोमीटर लंबी लाइन में जिस तरह से ब्लास्ट के बाद आग लगी, हालांकि लोग परिवार के साथ आग देखने पहुँच रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पे पुलिस को तैनात किया गया है। जिस तरह से ये आग लगी है, सूत्रों की बात मानी जाए तो प्लांट में काम करने वाले 3 से 4 लोग मिसिंग होने की बात सामने आ रही है। हालांकि तंत्र और कंपनी की ओर से कोई निवेदन नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरह से सूत्रों की बात माने तो यहाँ पे काम करने वाले 3 कर्मचारी और एक सिक्योरिटी जवान मिसिंग है। हालांकि अभी तक कैजुअलिटी को कोई बात सामने नहीं, पर जिस तरह से आग लगी है सूरत में एक डर का माहौल है। सुबह 3 बजे ब्लास्ट के साथ लोगों को भूकंप जैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था। लोगों के खिड़कियों के काट फूटने की बात सामने आ रही है। जिस तरह की घटना है, जिसके चलते प्रशासन और कहा जा रहा है कि लोगों में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ खिसकने की वजह से लोग दहशत से भर गए। भारी बारिश और पहाड़ों के दरकने से सिलीगुड़ी का सिक्किम से भी संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से वहां हालात काफी बिगड़ गए। भारी बारिश के बीच दरकते पहाड़ों ने तो लोगों को दहशत से भर दिया। सिलीगुड़ी के कलिम्पोंग में तो पहाड़ खिसकने की वजह से सिक्किम को जोड़ने वाला रास्ता भी बंद हो गया। इस हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। सामने आए एक वीडियो में एक भारी भरकम ट्रक लैंडस्लाइड की वजह से नीचे पलटता दिखा। ट्रक में बैठा शख्स पहले ही बाहर निकल आया था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सिक्किम और सिलीगुड़ी का संपर्क टूटने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ा। खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। हालांकि बारिश नहीं रुकने से वहां के कई इलाकों में हालात पटरी से उतर गए। कई रिहायशी इलाकों में भी सड़कें जलमग्न दिखी। पड़ोसी जिले जलपाईगुड़ी में भी तीस्ता नदी ने खतरनाक रूप ले लिया।